नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर दी होगी। दोस्तों आपने स्टार्ट उत्तराखंड एलटी परीक्षा की मार्च 2024 में दोस्तों आपके एग्जाम को प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में दोस्तों अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि समय दोस्तों काफी कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। खासकर दोस्तों उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, लेकिन 30% का दोस्तों इसको वेटेज है। तो ऐसे में इस पर बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। इसमें हम भी दोस्तों आपकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं। विशेष सीरीज दोस्तों हमने चला रखी है। पहले तो दोस्तों मैं आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हमारी दोस्तों जो विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि की, दोस्तों यहाँ पर अभी तक हमने लगातार आपके लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई हैं। 21 दोस्तों अभी तक हमने क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवा दी हैं, जहां पर दोस्तों हमने बेहतरीन एमसीक्यू दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी है दोस्तों, इसके अलावा मॉडल एमसीक्यू भी हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन का क्या स्तर रहेगा, प्रश्नों का क्या स्तर रहेगा। ज्यादातर लोग इसी को लेकर असमंजस में रहते हैं कि प्रश्नों का स्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों यही स्तर रहता है, ना ज्यादा बहुत टफ है ना बहुत लो, मीडियम दोस्तों स्तर रहता है। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपने प्रिपरेशन करनी होती है। वैसे भी दोस्तों जब भी कोई टेस्ट पेपर को डिजाइन किया जाता है तो उसी इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। कुछ प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे स्तर के होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन सामान्य स्तर के होते हैं और कुछ काफी लो स्तर के होते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों आपने प्रिपरेशन करनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ रहे हैं समय समय पर। तो इनको दोस्तों आप जरूर देखें और आपको यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन में, सेल्फ असेसमेंट में जरूर मदद मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों इसको अपने दोस्तों के बीच में भी जरूर शेयर करना है, लाइक जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन भी दोस्तों बड़ा बेहतरीन रहेगा। जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर अटेंड करेंगे, सभी के अंत में अपना जो स्कोर है वो जरूर बताइएगा कि आपका कितना रहा। 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों आज भी, और अपने स्कोर को दोस्तों आप जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर बोर्ड ब्लैक है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लो अब आपके लिए हमने बोर्ड को चेंज कर दिया है, व्हाइट कर दिया है। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना दोस्तों। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक सौदेश्य प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। आपने बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। That it is a social process, it is a purposeful process, it is a psychological process, या फिर it is a tripolar process। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों ये पूर्व परीक्षा का प्रश्न है दोस्तों, और जो इसके ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिए हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर रखे हैं। कायदे से देखा जाए तो जो टीचिंग है दोस्तों ये आपकी चारों को फॉलो करता है। ये दोस्तों एक सोशल प्रोसेस भी है, ये एक सौदेशिक प्रक्रिया भी है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों जो आपका एग्जाम हुआ था दोस्तों वहां पर ये चारों ऑप्शन आए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस फर्स्ट ऑप्शन को दोस्तों हम इस तरह से करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो शिक्षा है उसको सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन दोस्तों आपकी सोशल प्रोसेस है, शिक्षण को नहीं माना। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा ये मानना है कि इसके चारों ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होंगे। तो क्योंकि जो टीचिंग है वो भी दोस्तों कई बुक्स में सामाजिक प्रक्रिया दोस्तों उसको माना गया है। तो लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न पहले आ चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको इसका आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट किए गए। हालांकि मेरे हिसाब से इसमें चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन केंद्र बिंदु होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन इसमें केंद्र बिंदु है? शिक्षक है, शिक्षण है, छात्र है और पाठ्यचर्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल पॉइंट ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? टीचर, टीचिंग, स्टूडेंट या फिर करिकुलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है कि भैया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो केंद्र बिंदु होता है वो दोस्तों कौन होता है? छात्र होता है। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, आजकल हर जो टीचिंग प्रोसेस है दोस्तों उसमें छात्र केंद्रित
शिक्षा का ही दोस्तों यहाँ पर महत्व है। पहले के जमाने में जो शिक्षक है वो केंद्र बिंदु हुआ करता था और छात्र सेकेंडरी हुआ करता था, लेकिन आज के समय में जो छात्र है वही केंद्र बिंदु है पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है, यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इट एम्फेसाइजेस एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इट अपोज कॉन्शियसनेस, इट एम्फेसाइजेस ऑन एनवायरमेंट, इट एक्सेप्ट इंटरपोलेशन मेथड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डी वाला ऑप्शन कि यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। देखिए दोस्तों, जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह वातावरण पर बल देता है। व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? वॉटसन के द्वारा की गई थी 1913 में। ठीक है, तो जो व्यवहारवाद है दोस्तों, ये सिंपल है कि ये चेतना का दोस्तों विरोध करता है, आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्वेशन विधि को भी दोस्तों ये एक्सेप्ट नहीं करता है, मन को भी दोस्तों ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, पर्यावरणीय कारक यानी कि वातावरण दोस्तों इस पर ये बल देता है, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी पर दोस्तों ये बल देता है, इसके अलावा जो आपका अवलोकनीय व्यवहार है इस पर दोस्तों ये बल देता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कक्ष में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा नियम उपयुक्त नहीं है? What of the option given below is not suitable for arranging various elements of the object matter taught in the classroom in a systematic manner? सरल से जटिल, ज्ञान से अज्ञात, अमूर्त से मूर्ति या फिर पूर्ण से अंश। देखिए दोस्तों, ये शिक्षण सूत्र से संबंधित दोस्तों प्रश्न है। तो कक्ष में जब भी आप दोस्तों कोई भी कंटेंट जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उनको दोस्तों आप बिल्कुल एक सीक्वेंस के रूप में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उसमें कौन सा नियम उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, अमूर्त से मूर्त। ठीक है ना, अमूर्त से मूर्त नहीं होता है दोस्तों, उल्टा होता है, ये होता है मूर्त से अमूर्त। यानी कि जो चीज सामने दिखाई जाती है पहले व्यक्ति उसके बारे में उसको बताया जाता है, फिर जो चीज सामने नहीं होती है उसके बारे में उसको रियलाइज करवाया जाता है। ठीक है ना, तो फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट इज अ रॉन्ग ऑप्शन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, विचारों में जाना। ठीक है ना, तो यहां पर जैसे आप गणित के सवाल देखते हैं तो वो आपका किसका एग्जाम्पल है? अमूर्त चीजों का एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चों को पहले क्या है, चीजों को दिखाया जाता है। जैसे हम कहते हैं भैया 2 और 2 4 होता है, तो 2 और 2 4 कैसे हुआ? आप ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इस ऑब्जेक्ट के संग रखूंगा। जैसे आपने 2 गेंद साइड में रख दी, 2 गेंद इस तरह से साइड में रख दी, फिर उनको ऐड करके दिखाया, तो बच्चा क्या होगा, इससे ज्यादा पहले सीखेगा। पहले मूर्त वस्तुओं को देख कर समझेगा, फिर वो विचारों में सीखेगा कि हाँ भैया हम 2 + 2 4 होता है। तो ये दोस्तों क्या होता है? एक शिक्षण सूत्र होता है। ऐसे ही सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश, ये सारे के सारे टीचिंग मैक्सिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं नए, विभिन्न, निश्चित या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। मैं आपको अनुदैर्ध्य उपागम के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। द चिल्ड्रन हु आर ऑब्जर्व्ड इन अ लैंगिट्यूडनल अप्रोच आर न्यू, वेरियस, फिक्स्ड या फिर नाइदर ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो लैंगिट्यूडनल जो अप्रोच होती है इसमें दोस्तों हमेशा क्या होते हैं, जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वो आपके निश्चित होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें अनुदैर्ध्य उपागम में होता क्या है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति है उसके निश्चित समूह का अध्ययन विभिन्न अवसरों पे पहले से निर्धारित समय तक किया जाता है। तो अनुदैर्ध्य उपागम जिसमें बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है उनकी संख्या निश्चित होती है, यानी कि आप उसमें चेंजेस नहीं लाते हैं। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। भिन्न भिन्न अवसरों पे इन समूह का अध्ययन किया जाता है
और इसमें जो समय होता है वो पहले से निर्धारित होता है कि भाई 1 महीने तक करेंगे, 2 महीने तक करेंगे, 4 महीने तक करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक और अप्रोच होती है जिसको हम क्रॉस सेक्शनल अप्रोच बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स का अध्ययन विभिन्न अवसरों पर एक साथ किया जाता है। इसमें एक ही ग्रुप होगा, इसमें इनकी बालकों की संख्या निश्चित होगी। इसमें उस केस में क्या होगा, अलग अलग ग्रुप्स होंगे, अलग अलग ग्रुप्स का जो अध्ययन है वो एक साथ किया जाता है। तो आपने इसको समझना है कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच और अनुदैर्ध्य क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, इसमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल चुका है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी विशेषता नहीं है। किशोरावस्था में आपको बताना है कि वहां पर सोशल डेवलपमेंट की कौन सी विशेषता नहीं है। समूहों में अनुरूपता, मित्रों में समलैंगिक प्रवृत्तियां, सामाजिक चेतना, मैत्रिक वफादारी यानी कि कन्फर्मिटी ऑफ ग्रुप, होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज फ्रेंड्स इन फ्रेंडशिप, सोशल कॉन्शियसनेस या फिर मैट्रिमोनियल फिडेलिटी। ओके, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका राइट आंसर है समलैंगिक मित्रता। ठीक है, मित्रता में जो समलैंगिक प्रवृत्तियां हैं दोस्तों, ये किशोरावस्था से संबंधित नहीं है। जो होमोसेक्सुअलिटी है दोस्तों, ये एक्चुअली बाल्यावस्था की विशेषता होती है। ठीक है, किसकी होती है, बाल्यावस्था की। तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मित्रों में समलैंगिक प्रवृत्ति ये आपका किशोरावस्था का गुण नहीं है। ठीक है ना। हाँ, समलैंगिक अगर यहाँ पर प्रेम होता, मित्रता की जगह पे प्रेम होता, तो ये किशोरावस्था के गुण के अंतर्गत आता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव इमोशंस। स्नेह, भय, वात्सल्य, आमोद, अफेक्शंस, फियर और टेंडरनेस, अम्यूजमेंट। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर विल बी भय यानी कि फियर। फियर दोस्तों आपका नेगेटिव इमोशंस के अंतर्गत आता है। नेगेटिव इमोशंस में कौन कौन आता है दोस्तों, जैसे कि क्रोध है, भय, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, निराशा, ये सभी दोस्तों आपके क्या आते हैं, नेगेटिव इमोशंस के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट pair of genes which occupy a specific position on a particular chromosomes and control the same trait is called। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कायोटाइप, एलिल, आरएनए, ऑटोसोम्स। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला एलिल। ठीक है ना। तो एलिल दोस्तों क्या है, जीन्स का एक जोड़ा है जो विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान को कब्जा कर लेता है। ठीक है, और ये क्या करता है, उसकी विशेषता को नियंत्रित करता है या फिर नियमित कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो एलिल की दोस्तों एक जोड़ी होती है, इससे क्या होती है, आपकी एक विशेषता को निर्धारित करता है। जैसा आपने देखा होगा कि जैसे काली आंख है, तो किसी की अगर काली आंख है यानी कि ब्लैक आईज हैं, तो फिर उसके लिए एलिल कोड अलग होगा। ठीक है ना, ऐसी किसी की भूरी आंखें हैं तो उसके लिए एलिल कोड अलग होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों एक ऑटोसोम्स भी है। ऑटोसोम्स दोस्तों क्या करता है, मनुष्य के जो दैनिक लक्षण हैं उनको निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उसमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी संस्कृति, आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है। सो द स्टेट ऑफ एग्रेशन, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म अमंग टीचर्स और द स्टेट ऑफ सोशलिटी अमंग देम इज बेसिकली बेस्ड ऑन देयर कल्चर, हैबिट्स एंड नॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सपोर्ट दिस व्यू। जीएस हॉल का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत, इरिक्सन का सिद्धांत या फिर मानव शास्त्रीय सिद्धांत यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, एरिक्सन थ्योरी, बंडूरा थ्योरी या फिर जीएस हॉल थ्योरी, इसका सिद्धांत आपने दोस्तों बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, इसका राइट आंसर है मानव शास्त्रीय सिद्धांत। दोस्तों ये मानव शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है
ये सिंपली ये कहते हैं कि जो किशोरावस्था है उसमें जो आपकी आक्रामकता आती है या फिर तनाव तूफान की स्थिति है या उनमें जो भी सामाजिकता की स्थिति है वो उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। तो मानव शास्त्रीय सिद्धांत दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था दोस्तों रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट एवं मार्ग रीड के द्वारा दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया था। तो ये सिद्धांत दोस्तों ये बताता है कि किशोरावस्था में जो एग्रेशन, स्ट्रेस या फिर स्टॉर्म आता है, ठीक, अमॉन्ग टीनेजर्स या फिर दोस्तों जो उनकी स्टेट ऑफ सोशलिटी होती है वो बेसिकली उनकी कल्चरल हैबिट्स, नॉर्म्स पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों सिंपली कहता है कि भाई बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नज़रिए में फर्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है। सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ, ईगो सेंट्रिसिज्म, जड़ात्मवाद यानी कि एनिमिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नज़रिए में फर्क करने की अगर अयोग्यता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिसिज्म, ईगो सेंट्रिसिज्म या फिर एनिमिज्म या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी वाला, आत्म केंद्रस्थ, ईगो सेंट्रिसिज्म। ठीक, ये दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है इसका कि जब बाल्यावस्था के दौरान बच्चा क्या करता है, अपने तथा दूसरे के नज़रिए में फर्क नहीं कर पाता है। इसमें सिंपल सा है कि जो अपना स्वयं के दृष्टिकोण है उसी को ही वो सही समझता है और दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता है। ठीक, तो ये दोस्तों यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म इस चीज को शो करता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? Such a habit of adolescence in which there is a tendency to starve oneself. This is the mostly found in girls. Such a situation is called, ठीक, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर डेलिरियम ट्रेमेंस, स्वलीनता, डाउन सिंड्रोम। सो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक, एनोरेक्सिया नर्वोसा ये दोस्तों आपकी एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोरावस्था में बालक खुद को भूखा रखना चाहता है। ठीक है, खासकर बालिकाएं हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा अपना वेट बढ़ने की चिंता रहती है, तो ऐसे में उनको भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है खुद को, या वैसे भी मन नहीं करता, आलस के कारण भी खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति रहती है। तो इसलिए ये जो अवस्था है इसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसको सिंपली बोला जाता है। ठीक है, सो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं 3 महीने, 6 महीने, 35 से 40 महीने, 10 से 13 महीने। प्रथम सार्थक शब्द दोस्तों कब बोला जाता है? यानी कि मोस्ट ऑफ द चाइल्ड स्पीक देयर फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स कब बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 10 से 13 महीने में। मतलब कि पहले बार 10 से 13 महीने में बच्चे सार्थक यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स बोल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एकल प्रयास अधिगम का नियम किससे संबंधित है? लॉ ऑफ सिंगल एफर्ट लर्निंग। देखिए इससे पहले भी दोस्तों हम इसके बारे में बता चुके हैं। बिफ स्किनर, एल्बर्ट बंडूरा, एडविन रे गुथरी या फिर क्लार्कल। सो राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एडविन रे गुथरी दोस्तों इससे रिलेटेड है और इन्होंने सिंपली व्यवहारवादियों के जो नियम है उसका इन्होंने विरोध किया था। व्यवहारवादियों ने सिंपली ये बताया था कि आप लगातार अभ्यास करें और अभ्यास से दोस्तों जो उद्दीपन और अनुक्रिया है उसमें संबंध को स्थापित किया जा सकता है, यानी कि अधिगम हो सकता है। लेकिन उन्होंने बताया कि एकल प्रयास से ही अधिगम और अनुक्रिया में संबंध को स्थापित किया जा सकता है, यानी कि अधिगम का कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। अब आपको तो ये काफी आसान लगेंगे क्योंकि काफी बार आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए फिर भी नया है। सामाजिक अधिगम, संकेत अधिगम, प्रयास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन,
लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट are related to which of the following learning principle? Social learning, signal learning, trial and error, classical conditioning. So right answer will be, right answer क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी लोग इसका आंसर देंगे। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों ये दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया था। अभ्यास एवं ट्रायल एवं एरर, ठीक है, इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें 3 आपके मुख्य नियम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का गौण नियम है? गौण नियम दोस्तों आपने बताना है। बहुरूपी अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी लॉ है लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक? सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ मल्टीपल रिएक्शन, लॉ ऑफ इफेक्ट, रूल ऑफ प्रैक्टिस या फिर लॉ ऑफ प्रॉम्प्टनेस। देखिए दोस्तों, अभी हमने इसके बारे में आपको बताया, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये दोस्तों आपके 3 मुख्य नियम है। और जो इसमें दोस्तों आपका गौण नियम आता है वो कौन सा आता है? बहुरूपी अनुक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस दोस्तों ये कैसा है? गौण नियम, यानी कि सेकेंडरी नियम है, ठीक है ना। ये 3 आपके इंपॉर्टेंट यानी कि प्राइम नियम है। इसके अलावा जो बहुरूपी अनुक्रिया का नियम है वो आपका गौण नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका बहुरूपी अनुक्रिया का, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जब भी इसमें व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो उसको सुलझाने के लिए वो अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, ठीक है। और ये अनुक्रियाएं तब तक चलती रहती हैं जब तक सही अनुक्रिया नहीं हो पाती और समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो इसको हम बोलते हैं बहुरूपीय अनुक्रिया का नियम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है? Which of the following is not flexible learning? स्वाभाविकरण यानी कि हैबिचुएशन, जांच एवं भूल, ट्रायल एंड एरर, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, अध्यंकन यानी कि इम्प्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? ये जो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो देखिए ये 1 2 3 ये तीनों फ्लेक्सिबल हैं दोस्तों, लेकिन जो इम्प्रिंटिंग है ये आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। इम्प्रिंटिंग जो लर्निंग है दोस्तों ये आपकी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। इसका दोस्तों जो विकास है वो लॉरेंज जी ने किया था, ठीक है, 1937 में। ओके, तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। सो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से क्या लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है? जीवन, स्पेस, टोपोलॉजी, वेक्टर एंड वैलेंस, सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लेविन्स फील्ड थ्योरी? लाइफ स्पेस, टोपोलॉजी, वेक्टर्स एंड स्पेस। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आ जाएंगे सभी विकल्प एकदम करेक्ट है दोस्तों। लेविन का दोस्तों जो क्षेत्र सिद्धांत है उसमें दोस्तों सभी जुड़े हुए हैं, जैसे कि जीवन स्पेस या फिर जीवन से क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, ये आपका क्या होता है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, ठीक है ना, जिसके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है। तो ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है? मनोवैज्ञानिक वातावरण से, ठीक। टोपोलॉजी दोस्तों ये आपका एक विज्ञान है, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। सो ये आपका संस्थिति विज्ञान इसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों जो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब सदिश बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज में। तो ये दोस्तों एक तरह का मनोवैज्ञानिक बल है दोस्तों, ये आपका क्या है? मनोवैज्ञानिक बल, जो कि एक निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स, ठीक है ना। बाकी जब वैलेंस की हम बात करते हैं तो वैलेंस दोस्तों आपकी क्या होती है? ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर होती है, ठीक है, आकर्षण विकर्षण शक्ति बोलते हैं इसको। तो ये अट्रैक्टिव और आपके रिपल्सिव दोनों होती है, ठीक। तो इन्होंने जनरली क्या है, कर्ट लेविन ने आपका जो क्षेत्र सिद्धांत है दोस्तों इसी तरह से इन्होंने बनाया है कि इसमें आपका जीवन, स्पेस, टोपोलॉजी, वेक्टर, वैलेंस दोस्तों इसमें सभी ये जो आपके जो ये जितने भी सिंबल्स हैं ये आपके साइंस में यूज होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से इसको थ्योरी को डेवलप किया, तो इसको लेविन्स फील्ड थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17।
अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। शास्त्रीय अनुबंधन, गेस्टाल्ट, क्रिया प्रसूत सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज एन एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग, गेस्टाल्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर कॉग्निटिव डोमेन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है ना दोस्तों, जो ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है दोस्तों, ये अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत पर ही दोस्तों आधारित है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो सीखने वाली जो सूचना है उसको छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाता है पहले तो, जो कि अभिक्रमित अनुदेशन में होता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे चरणों में विभाजन जो आप सिखाने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों जो भी शिक्षार्थी उनके प्रति अनुक्रिया करेगा तो तुरंत उसको क्या मिलता है, परिणाम, तुरंत परिणाम दिया जाता है, यानी कि दोस्तों फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, पुनर्बलन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा शिक्षार्थी अपनी गति से सीखता है। ठीक, अपनी गति से सीखना। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? हल, मैस्लो, फ्राइड या फिर केप्सन। मोटिवेशन इज अ प्रोवाइडर ऑफ रेनफोर्समेंट डिप्लेशन थ्योरी। ठीक, सो क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? प्लस सिंपल सी बात है, रेनफोर्समेंट डिप्लेशन थ्योरी के प्रदाता कौन है? थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत, ठीक, हास सिद्धांत के प्रतिपादा हल, मैस्लो, फ्राइड या फिर केम्पसन। इसका इंग्लिश वाला दोस्तों वर्जन मत देखना, इंग्लिश वाले वर्जन में थोड़ा गलतियां हैं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हल। ठीक है, तो प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के दोस्तों जो हैं वो हैं हल। ठीक, तो इसको दोस्तों हम क्या क्या बोलते हैं? इसको हम आवश्यकता का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, अवकलन सिद्धांत भी बोलते हैं, सबलीकरण सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा चालक न्यूनता का सिद्धांत, जो कि सबसे ज्यादा इसको बोला जाता है। चालक न्यूनता का मतलब हो गया ड्राइव डिडक्शन थ्योरी। ठीक है, और भी बस दोस्तों इसको बुलाता है प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन हास सिद्धांत, ये सब दोस्तों इसके नाम है। तो अवकलन सिद्धांत, ये कई तरह के नाम से बुलाता है। तो हल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अधिगम का साइन सिद्धांत, जो कि टोलमैन। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, लेविन। अधिगम का सामाजिक अधिगम का स्थान, ब्रूनर। प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत, थॉर्नडाइक। सो राइट आंसर विल बी, बहुत आसान है। देखिए जो दोस्तों सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था दोस्तों। ये जो सिद्धांत है वो बंडूरा के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। और ब्रूनर दोस्तों आपके किससे संबंधित है दोस्तों? ये संज्ञानवाद या फिर संरचनावाद अधिगम से दोस्तों संबंधित हैं। ठीक है, संरचनावाद अधिगम से संबंधित हैं ब्रूनर। ठीक, सो बंडूरा सामाजिक अधिगम, बाकी सबसे ये अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन है। क्षेत्रीय सिद्धांत अभी डिस्कस किया लेविन, और प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत ये दोस्तों आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? अवलोकनीय, स्थितिपेक्षी, स्वसूचनापेक्षी, स्वमूल्यांकन, स्वमूल्य निर्धारण। What type of device is TAT? ठीक, थियोमेटिक अपर्सन टेस्ट दोस्तों। ठीक, तो ये क्या है दोस्तों? ये अवलोकनीय है, या फिर ये स्टेटस पर बेस्ड है, या फिर सेल्फ इन्फॉर्म्ड है, या फिर सेल्फ असेसमेंट से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये आपका क्या है? ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्थितिपेक्षी। ठीक, स्थितिपेक्षी मतलब कि एक तरह से आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, प्रक्षेपी विधि। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा अलग है। तो टीएटी दोस्तों आपकी क्या होती है? प्रक्षेपी विधि होती है। ठीक, इसका
मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, इसके प्रणेता कौन है, मार्गन एवं मुर्रे, इनके द्वारा दोस्तों ये प्रतिपादित किया जाता था। ठीक है ना। 14 वर्ष की आयु के लिए दोस्तों ये बहुत उपयोगी है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, TAT तो 14 वर्ष या उससे अधिक बच्चों के आयु के लिए उपयोगी है। ठीक, तो ये आपका स्थिति प्रेक्षी या फिर प्रक्षेपी के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय में वस्तु विमा का नहीं है? Which of the following is not component of content dimension of structure model of intelligence given by Guilford? आकृतिक, सांकेतिक, संज्ञान या फिर शाब्दिक। गिलफोर्ड के द्वारा दोस्तों बुद्धि का त्रिआयाम का सिद्धांत दिया गया था, तो आपने बताना कि कौन सी विमा नहीं आती है उसके अंतर्गत। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। देखिए संज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आती है, आपकी आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें संज्ञान दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञान इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपकी संक्रिया प्रोसेस आती है, फिर आपका कंटेंट आता है, विषय वस्तु सब्जेक्ट कह सकते हैं, फिर इसके अलावा रिजल्ट दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। व्हाट इज यूजिंग ऑफ अनकॉन्शियस माइंड टू रिड्यूस स्ट्रेस? तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग क्या कहलाता है? ठीक है, लक्ष्यों का विश्लेषण, रक्षात्मक युक्तियां, अवधान प्राप्ति या फिर प्रत्यक्ष बाधा निवारण। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रक्षात्मक युक्तियां। रक्षात्मक युक्तियां दोस्तों वही होती है कि हम तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, इससे आपके प्रश्न दोस्तों आते रहते हैं। ठीक, तो रक्षात्मक युक्तियां क्या करती है दोस्तों, अचेतन मन से व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाकर समायोजित करने की कोशिश करती है। ठीक है ना, क्योंकि रियल स्टेट में तो आप टेंशन में हैं, तो अचेतन मन की से आपको वास्तविक स्थिति से बाहर ले जाएंगे और फिर आपको तनाव से मुक्त करने की कोशिश होगी। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या फिर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स। तो समायोजन स्थापित करने का दोस्तों जो सिंपल सा है वो है प्रतिस्थापन। ठीक है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करके डायरेक्टली क्या किया सकता है, समायोजन को स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, समायोजन को जो स्थापित करने के लिए दोस्तों वैसे जनरली 4 प्रत्यक्ष तरीके होते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले होता है बाधा का विनाश, जो आपका ऑब्स्टेकल है उसको खत्म करना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है अन्य उपाय की खोज। ठीक है, अन्य उपाय की खोज, जब आप समायोजन नहीं कर पाते तो आप कोई मेथड देखते हैं या फिर कोई आप आइडिया की तलाश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल, यानी कि लक्ष्य को ही रिप्लेस कर दो। ठीक, प्रतिस्थापन ये इसके अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो आपके पास तत्व हैं उनकी व्याख्या करके डिसीजन लो। ठीक है, तो तत्व की व्याख्या एवं निर्णय ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो बाधा का विनाश करो, अन्य उपाय खोजो, लक्ष्य को सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड इसके अलावा तत्वों की व्याख्या एवं निर्णय लो। ये डायरेक्ट होते हैं समायोजन के तरीके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट? सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ए स्पेसिफिक गोल, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मल्टी डायमेंशनल या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज परमानेंट। सो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर है डी वाला। देखिए जो आत्म संप्रत्यय होता है वो स्थायी होता है, ये बिल्कुल गलत है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि स्वयं के बारे में आप लगातार विचार करते हैं। ठीक है,
तो वो जो विचार होते हैं आपके आपके प्रति वो हमेशा स्थिर नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं, समय के संग संग उनमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, सो डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा, परिवर्तनशील होते हैं। ये प्रश्न दोस्तों हमने पहले भी करवाया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है? शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा नहीं है? केंद्र बिंदु, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सर्जना, क्रिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है सर्जना, यानी कि क्रिएशन दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता। देखिए शिक्षण प्रतिमान की तो हमने स्पेशल दोस्तों बनाई है क्लासेस। देखिए केंद्र बिंदु यानी कि आपके लक्ष्य कह सकते हैं या इनको ऑब्जेक्ट कहिए, इसी को हम केंद्र बिंदु बोलते हैं। कि हमारा लक्ष्य क्या है, वही हमारे केंद्र बिंदु में रहेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा शिक्षण प्रतिमान का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद दोस्तों आती है संरचना, यानी कि सिंटैक्स दोस्तों इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है सोशल सिस्टम, यानी कि सामाजिक व्यवस्था या फिर सामाजिक प्रणाली, जो भी आप इसको बोलेंगे, सामाजिक प्रणाली। इसके बाद दोस्तों चौथा आता है मूल्यांकन, मूल्यांकन। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो और भी दो तत्व होते हैं जिसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन आता है, इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम भी आता है, लेकिन फिलहाल ये चार दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपका क्रिएशन दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है? ओके, तो जो सूचना क्रिया विधि मॉडल है विच इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एक्शन मॉडल। देखिए सबसे पहले वातावरण से प्राप्त उत्तेजकों को संभालने के लिए, टू हैंडल स्टिमुली रिसीव फ्रॉम एनवायरनमेंट, टू ऑर्गेनाइज प्रोवाइडेड मटेरियल, प्रदत्त सामग्री को संगठित करने के लिए, मौखिक एवं अमौखिक चिन्हों के उपयोग के लिए, फॉर द यूज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस, एंड समाज के संग संबंधों के संग बल देने के लिए। ठीक है ना, तो टू एम्फेसाइज रिलेशन विद सोसाइटी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सूचना क्रिया विधि मॉडल में आपका समाज के संग संबंधों पर बल देने का प्रयोग नहीं होता है। ये दोस्तों आपका अंतः क्रिया प्रतिमान के अंतर्गत आएगा, इंटरैक्टिव मॉडल। ठीक है, तो इंटरैक्टिव मॉडल में दोस्तों ये ज्यादा रहेगा कि समाज के संग संबंधों पर बल दिया जाएगा। बाकी दोस्तों बिल्कुल जब आप इंफॉर्मेशन एक्शन मॉडल का जब यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो टू हैंडल स्टिमुली रिसीव फ्रॉम एनवायरनमेंट, उनको हैंडल करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, और टू ऑर्गेनाइज प्रोवाइड मटेरियल। ठीक है, एंड इसके अलावा यूज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस। ठीक, सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट विच इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एक्शन मॉडल, बट टू एम्फेसाइज रिलेशन विद सोसाइटी इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरैक्टिव मॉडल। ओके, सो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अनुदेशनात्मक प्रणाली उपागम के प्रयोग संबंधी तीसरा सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उद्देश्यों का निर्धारण, अनुदेशनात्मक प्रणाली को अभिकल्पित एवं विकसित करना, विद्यार्थियों के प्रविष्टि व्यवहार का पूर्वानुमान, प्रणाली उन्नयन। Which of the following is the third step related to use of instructional system approach? Determination of objectives, designing and developing instruction system, prediction of students entry behavior, system upgrade. So क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अनुदेशनात्मक प्रणाली को अभिकल्पित एवं विकसित करना, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक्चुअली 6 दोस्तों इसके स्टेप हैं। जनरली जो 6 स्टेप्स हैं उसमें जो तीसरे नंबर का स्टेप्स है वो यही है। जनरली इसमें जो पहला स्टेप है दोस्तों वो ये होता है कि आप पहले उद्देश्यों का निर्धारण करें। जनरली दोस्तों यही होता है सभी जगह, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को आप निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा स्टेप्स होता है दोस्तों वो यही होता है कि विद्यार्थियों की प्रविष्टि व्यवहार का पूर्वानुमान, यानी कि द प्रिडिक्शन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, एंट्री बिहेवियर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अगला है वो यही है कि आप जो प्रणाली देंगे उसके डिजाइन को डेवलप करें। ठीक है, उसको आपने यहाँ पर डिजाइन करना है, डेवलप करना है। ठीक, इसके अलावा अगला जो आएगा दोस्तों वो आएगा क्रियान्वयन। क्रियान्वयन क्योंकि आप उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, वास्तविक कार्य। ठीक है, फिफ्थ आता है दोस्तों आपका मूल्यांकन। ठीक है, और 6 दोस्तों आपका आता है
आपका प्रणाली उन्नयन, यानी कि सिस्टम को आप क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे अगर उसमें कुछ भी कमियां रहेंगी। ठीक है, तो पहला आप ऑब्जेक्ट को निर्धारित करें, दूसरा आप प्रिडिक्शन करें स्टूडेंट्स के बिहेवियर की, तीसरा ये है कि आप अपना जो प्रणाली है उसको आप डिज़ाइन करें, डेवलप करें, चौथा है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, पांचवा आप उसका इवैल्यूएशन करें, और सिक्स है दोस्तों कि आप उसको अपग्रेड करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? ट्रांसपाउंडर, संग्राहक, प्रवाहक या फिर रडार। ठीक है, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन? जब आप सैटेलाइट को भेजते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता नहीं है? सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं? सो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये राइट आंसर है रडार। देखिए, ट्रांसपाउंडर की बात करें, कलेक्टर, कंडक्टर, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपको संप्रेषण करना है, कम्युनिकेट करना है सैटेलाइट से, लेकिन रडार दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रडार दोस्तों क्या होता है? ये वस्तुओं का पता लगाने वाली प्रणाली है जिसमें आप माइक्रोवेव्स का दोस्तों इसमें यूज करते हैं। ठीक है ना, तो आप इसकी सहायता से दोस्तों क्या है कि कोई भी वस्तु है वो आपसे कितनी दूर है, चाहे आप नीचे सबमरीन की हम बात करें या फिर कोई वायुयान है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है या फिर उससे आपकी डिस्टेंस कितनी है उसका पता लगाने के लिए आप माइक्रोवेव का यूज करके रडार की मदद से दोस्तों आपको पता लगता है। ठीक है, कोई वायुयान अगर आपका गलत बाहर देश का कोई वायुयान है, वो अगर आपकी टेरिटरी में घुस गया तो आप रडार की मदद से उसका पता लगा पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मौसम में भी कोई परिवर्तन हो रहा है तो उससे भी दोस्तों ये काफी जानकारी इससे प्राप्त होती है। ठीक है ना, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, समेटिव असेसमेंट से संबंधित है? ये प्रश्न दोस्तों हम बता चुके हैं हमको। तो अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि पर लगातार व्यवस्थित आकलन, या सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आपका सत्र एंड हो जाता है, एंड ऑफ द सेशन, फाइनल असेसमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस, ये दोस्तों आपका समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑलरेडी ही फिक्स आपके पास टाइम होता है, फिक्स आपके पास करिकुलम होता है, उस पर बेस्ड आप दोस्तों क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 30। समावेश शब्द का क्या मतलब है? ये भी दोस्तों हमने आपको करवाया है। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना, सर्वाधिक समय, कुछ समय, पूरा समय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पूरा समय, इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब ही दोस्तों ये है कि जो आपके विशिष्ट क्षमता वाले बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उनको सामान्य बालकों के संग ज्यादा समय तक आपने रखना है या पूरे समय उनको समान शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका समावेशन है। इसकी शुरुआत दोस्तों अमेरिका में ही हुई थी। ठीक है, और ये दोस्तों आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इसको स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो यह किसकी कॉन्सेप्ट है दोस्तों? ये ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावादी अवधारणा को दोस्तों अपने आप में लिए हुए हैं। तो इसमें करना क्या है? कोई भी बच्चा से भेदभाव नहीं करना है और सभी बच्चों के कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपने इनहेंस करना है। तो सभी को समावेशन, तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर मान लेते हैं शारीरिक रूप से अक्षम है या फिर कोई बच्चा बहुत विशिष्ट है तो उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था न कर उनको सामान्य बालकों के संग ही शिक्षा दी जाए। ठीक, तो ये है समावेशन। तो दोस्तों ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। आई होप दोस्तों कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।